नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट वाला पटियाल अकेला ऐसा पत्रकार है जो केवल आपके हित की बात करता है। आज लोकतंत्र की जीत पर सुप्रीम फैसला आया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोटों की चोरी हुई। वोट गिनने वाले ने एक खास दल के पक्ष में हेराफेरी कर दी। 30 जनवरी को अपराध हुआ। 21 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेईमानी का चाल, चरित्र, चेहरा सब कुछ बेनकाब कर दिया। लोकतंत्र के चीरहरण का लाभार्थी कौन है? वोट स्नैचिंग की वारदात का बॉस आखिर है कौन? पब्लिक इंटरेस्ट में विजय उत्सव की पूरी स्क्रिप्ट आपको सुनाएंगे, जिसके बाद प्रजातंत्र पर भरोसा रखने वाला हर देशवासी चैन की नींद सोएगा, क्योंकि देश न्याय के सुरक्षित हाथों में है। आप इस कहानी पर देश के राजनेताओं को, और मेरा भी एक चैलेंज है, या मैं कहता हूं कि एक टास्क देना है कि दिन दहाड़े जनमत पर डकैती डालने वाले के खिलाफ राजनेता सामने आए। मेयर चुनाव में धांधली करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के खिलाफ मुकदमा लिखवाएं जाकर, और देश को अपनी ईमानदारी का सबूत दें। पब्लिक इंटरेस्ट में दूसरी कहानी है किसान आंदोलन की। किसान 21 को दिल्ली आने वाले हैं, क्योंकि वो रास्ता मांग रहे हैं। सरकार के साथ बात कुछ हासिल नहीं हो रहा, इसीलिए सरकार के प्रस्ताव को उन्होंने खारिज कर दिया है। आज हम आपको किसान की तैयारी की दुर्लभ तस्वीरें दिखाएंगे। देश को बताएंगे, सरकार अगर किसानों की बात मान लेगी तो क्या देश महंगाई और मंदी के चक्कर में फंस जाएगा? आज हम देश में अस्थायी कर्मचारियों की स्थायी समस्या का समाधान बताएंगे। खबर तो बिहार विधानसभा में एक बहस से निकली है। मुद्दा स्कूलों में पढ़ाने वाले अस्थायी शिक्षकों को परमानेंट करने की मांग का है, लेकिन पूरी तपिश पूरे देश को महसूस हो रही है, और हो भी सकती है, क्योंकि आजकल आर्थिक विकास में आप गिग वर्कर्स का नाम खूब सुनते हैं। सरकार इन्हें अपनी कामयाबी बताती है, लेकिन असल में असंगठित क्षेत्र में अस्थायी नौकरी को ये फैंसी नाम दे दिया गया है। वैसे ही सरकारी क्षेत्र में अस्थायी नौकरी की लंबी फेहरिस्त है। जो सेवा स्थायी होती है या स्थायी सेवा करते हैं, लेकिन सुरक्षा और सुविधा के मामले में बहुत असुरक्षित और अस्थायी होते हैं। पटियाल का पब्लिक इंटरेस्ट में सवाल है कि पक्के काम के लिए कच्ची भर्तियां क्यों होती हैं? पब्लिक इंटरेस्ट में अब बात दिल्ली विश्वविद्यालय की भी करनी है। डीयू का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है सेंट स्टीफंस। यहां एक गजब की बात हुई है। 100 से अधिक छात्रों को कॉलेज के प्रिंसिपल का एक नोटिस मिला। नोटिस में क्या लिखा है? नोटिस में लिखा है, आप लोगों ने कॉलेज में सुबह होने वाली प्रार्थना में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए आप कॉलेज की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। देश के कई घरों में बच्चे CUET परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, दिल्ली आकर पढ़ना चाहते हैं। सेंट स्टीफंस उनका सपना है, लेकिन यहां परीक्षा पर पूजा का हावी होने का विवाद इतना बढ़ गया है कि उसको हमें आपको एड्रेस करना पड़ रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल इस विवाद का परीक्षण करेगा। आज महाराष्ट्र विधानसभा में एक ऐतिहासिक बिल पास हुआ है। इसका 2024 के चुनाव पर बड़ा असर होगा। वोटर के हित में पटियाल इस खबर का परीक्षण करके आपके सामने रखेगा। पब्लिक इंटरेस्ट में बात सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले की, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। 30 जनवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट होता है। वीडियो के जरिए वोट चोरी का आरोप लगाया जाता है, जिसके बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। खबर चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़ी हुई थी। दावा किया गया कि वोट की गिनती करने वाला प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह वोट से छेड़छाड़ कर उन्हें अवैध बना रहा है। नतीजा आया तो बहुमत का दावा करने वाला शख्स हार गया, अल्पमत वाला जीत गया। अल्पमत वाला कैसे जीत सकता है? मुकदमा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आज कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। फैसले से देश में लोकतंत्र के प्रति नागरिकों का विश्वास मजबूत हुआ है। संदेश गया है कि सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, इंसाफ को कोई डिगा नहीं सकता। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी को घोषित हुए नतीजे खारिज कर दिए हैं। चुनाव में पराजित बताए गए उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने उन 8 वोटों को सही करार देने के निर्देश दिए जिन्हें प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह ने अवैध करार दे दिया था।
सभी 8 वोटों के बैलेट पेपर पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्रॉस लगाया था। मतदान पत्र पर निशान लगाते हुए वीडियो सामने आ गया था, जिसे देखने के बाद सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा सभी 8 वोट याचिकाकर्ता यानी उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अपने अधिकार से बाहर जाकर काम किया है। पीठासीन अधिकारी को अदालत ने 3 हफ्ते का समय दिया है कि वो बताएं कि सुनवाई के दौरान उसने अदालत में झूठ क्यों बोला था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की एज पर लॉ बहुत ही एक अहम भूमिका है जिसको उन्होंने वायलेट किया है और इसके बेसिस के ऊपर उनके खिलाफ 340 के नीचे एक्शन इनिशिएट किया गया। रॉन्गफुल स्टेटमेंट कोर्ट के सामने करने के लिए कोर्ट कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स भी कर सकती है और उनके ऊपर एक कंटेम्प्ट का ट्रायल चलाया जाएगा जिसके लिए उनको 3 हफ्ते का टाइम दिया गया है। मुझे कहीं ना कहीं विश्वास था कि हमारी माननीय उच्च न्यायालय से हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। मैं पहले भी कह रहा था, सच को परेशान किया जा सकता है, दबाया और कुचला नहीं जा सकता। वो आज सुप्रीम कोर्ट माननीय अदालत ने बताया है ऐसे शख्स को सख्त सजा होनी चाहिए, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर आगे से भी कोई बने ना तो कम से कम उसे अदालत का डर होना चाहिए कि हमें किसी का निष्पक्ष चुनाव कराना है, गलत नहीं करना है। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने ज्वाइंट प्रत्याशी उतारा था। यह पहला चुनाव था जो दोनों मिलकर लड़ रहे थे। उनके खिलाफ बीजेपी का प्रत्याशी भी उतरा हुआ था। मसीह पर आरोप है कि उसने वोट से छेड़छाड़ कर आप और कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा दिया। फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन भी आ गया है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने यह चुनाव चोरी किया। 25% वोट चोरी कर लिए 36 के अंदर। सोचो, सुनते तो थे कि बीजेपी वाले गड़बड़ करते हैं, सुनते तो थे कि बीजेपी वाले बदमाशी करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं, पर कभी कभी मन कर सबूत नहीं था, निकल के नहीं आता था। आज कैमरे के सामने सबूत आ गए। इनकी किस्मत खराब थी कि चंडीगढ़ के चुनाव के वक्त सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और सीसीटीवी कैमरों के अंदर इनका सारा का सारा रंगे हाथों ये लोग पकड़े गए, सारा इनका कुकर्म पकड़ा गया। इससे साफ जाहिर है कि कितने बड़े स्तर के ऊपर ये वोटों की चोरी करते हैं। इससे ये भी साफ है ये लोग चुनाव जीतते नहीं हैं, ये लोग चुनाव चोरी करते हैं। लोकतंत्र के हित में इस सुप्रीम फैसले की पूरी पटकथा पटियाला आपको सुनाएगा। पक्ष विपक्ष के जवाब और न्यायाधीश के सवालों को सुनिए। आपको समझ में आ जाएगा कि यह फैसला देश में चुनावी लोकतंत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो चीफ जस्टिस ने पीठासीन अधिकारी को हाजिर होने का हुक्म दिया। 19 फरवरी को भी अनिल मसीह भागे भागे कोर्ट पहुंचे थे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पीठासीन अधिकारी को न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि उनसे कई सवाल भी किए। क्या सवाल किए अब वो 19 फरवरी को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने अनिल मसीह से पूछा, आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे? मसीह ने जवाब दिया, वहां बहुत शोर हो रहा था, पार्षद कैमरा कैमरा चिल्ला रहे थे, तभी मैंने उधर देखा कि क्या बात है। सीजीआई, आप बैलेट पेपर खराब क्यों कर रहे थे? मसीह, मैं साइन कर रहा था। सीजीआई, लेकिन आप मार्क भी लगाते दिख रहे थे। मसीह, जिन पेपर में पहले से खराबी की गई थी उन पर मैंने निशानी बनाई। सीजीआई, आपको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था, आप पर मुकदमा चलना चाहिए। सीजीआई, हम डिप्टी कमिश्नर को निर्देश देंगे कि वह एक निष्पक्ष निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करे, एक नए सिरे से चुनाव हो, निगरानी के लिए एक न्यायिक अधिकारी की भी नियुक्ति हो। चीफ जस्टिस ने 20 जनवरी को फिर सुनवाई की। अनिल मसीह दूसरे दिन भी कोर्ट में पहुंचे। चीफ जस्टिस ने अनिल मसीह से पूछा, आपने कहा था कि अवैध मतपत्रों पर आप निशान लगा रहे थे, बैलेट पेपर पर गलत के निशान कहां लगे हैं? लेकिन इस सवाल का अनिल मसीह के पास साफ साफ कोई जवाब नहीं था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 मतों को मान्य करार दिया। 30 जनवरी से अब तक अनिल मसीह सुर्खियों में है। आखिर हैं कौन ये? क्या सिर्फ पीठासीन अधिकारी हैं या एक नेता हैं जिसे चुनाव कराने की जिम्मेदारी दे दी गई थी? अनिल मसीह कुछ साल पहले तक बीजेपी से जुड़े हुए थे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा में भी रहे हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में मसीह को वोट कराने और काउंटिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। 30 जनवरी को काउंटिंग के दौरान पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप को मिले वोटों में से 8 मतपत्रों पर क्रॉस लगाकर उन्हें अवैध करार दे दिया और बीजेपी के उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया।
आम आदमी पार्टी ने धांधली का आरोप लगाया और एक वीडियो जारी कर दिया। आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार कुलदीप कुमार मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने प्रशासन और रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि यह लोकतंत्र का मजाक है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को इतना ही नहीं और बहुत कुछ कहना पड़ा। वीडियो में पीठासीन अधिकारी की हरकतों का जिक्र करते हुए बहुत गंभीर सवाल चीफ जस्टिस ने उठाए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इस चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर की हरकत देखकर या जो वीडियो उसकी हरकत का है उसे देखकर इतना तो साफ है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। यह रिटर्निंग ऑफिसर क्या कर रहा है? हम नहीं चाहते कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद करके नहीं बैठा रहेगा। अब तक यहां सवाल यह है कि अनिल मसीह का अब क्या होगा? पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को कोर्ट में झूठ बोलने के लिए अवमानना का नोटिस तो जारी हो गया है। 3 हफ्ते में जवाब भी देना है। मसीह सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब देंगे, इसका हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर अनिल मसीह से एक्सक्लूसिव बातचीत सुनाते हैं जो उन्होंने एबीपी न्यूज के संवाददाता असीम बस्सी के साथ की थी और हमने आपको पब्लिक इंटरेस्ट में यह इंटरव्यू 31 जनवरी को सुनाया था। सुनिए और समझिए कि ये कितने झूठे हैं और अब इनका होगा क्या। और कहा जा रहा है कि आपने जो 8 वोट इलीगल जो उसको इनवैलिड किए गए उन पे निशानियां लगाई और इनवैलिड किया, जो ऑपोजिशन आप पे लगा रही है। तो जो इनवैलिड वोट्स की आप जब बात कर रहे हैं वो उसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूँगा क्योंकि नाउ द मैटर इज विद द कोर्ट, सो एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड इन द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट को जो जो एविडेंस चाहिए होंगी, कोर्ट की ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन पे चुनाव हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन ने और एमसी ने उसको बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए अपना पूरा मुझे सपोर्ट किया और मैंने इस पूरे इलेक्शन की प्रक्रिया को बैलेट जो इशू कराने से लेकर, कास्टिंग ऑफ वोट से लेकर और काउंटिंग ऑफ वोट्स में लेकर पूरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस मैंने शुरू कराया। जो 8 वोट आपने रिजेक्ट किए हैं वो किन ग्राउंड्स पे किए हैं? देखिए, मैं इस पे आपके सवाल को जवाब दे रहा हूँ। बाय लॉज में एक्ट में कुछ प्रोविजंस हैं कि वो वोट किस कंडीशन में वो इनवैलिड होंगे। अब वो इनवैलिड हुए हैं किसी भी उस बाय लॉज और एक्ट की वजह से, अब वो इनवैलिड हो गए हैं और इनवैलिड वहां पर उसी एक्ट को फॉलो करते हुए हुए हैं। एंड आई विल वेलकम ऑनरेबल कोर्ट ऑल द डिसीजन फ्रॉम माय साइड। मैं एक चीज बड़ी साफ कहना ग्राउंड जानना चाहता हूँ, वो कौन सा ग्राउंड था जो आपने अप्लाई किया उसको रिजेक्ट करने के लिए? फिर आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि अब जिस तरह से ये पूरा मामला ये कोर्ट में विचाराधीन है, मैं इस इनवैलिड वोट्स पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अब जब कोर्ट के पास ये मामला चला गया है तो कोर्ट उन चीज़ों को सारा अपने संज्ञान में लेकर अपना डिसीजन लेगा। वो वीडियो जो चल रहा है ट्विटर पे भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है, आपके ऊपर भी कैमरा लगा था सामने, वहाँ से एक इम्प्रेशन आता है दैट कैन बी रॉन्ग ऑल्सो राइट ऑल्सो। एक इम्प्रेशन आता है कि आप इनिशियल करते हैं और आप कटिंग भी करते हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर बैलेट पेपर जब आता है, जब बैलेट पेपर शुरू किया गया, इशू किया गया, तब भी सिग्नेचर होते हैं और जब उसको हम रिसीव करते हैं तब भी प्रेसिडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर होते हैं। मैंने वहाँ अपने साइन किए हैं। उस पूरी प्रक्रिया में जो साइन करते हुए अगर उनको कुछ लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है जैसे वो सोच रहे हैं तो ठीक है, वो बैलेट पेपर्स आप एडमिनिस्ट्रेशन की कस्टडी में है, कंसर्न कॉम्पिटेटिंग अथॉरिटी के पास है। अगर हमने को गलत करी है, गलत चीज़ करी है तो वो चीज़ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अनिल मसीह ने गलती की, सुप्रीम कोर्ट ने चोरी पकड़ ली, वोट चोरी से मेयर बनने के गुनाह का पर्दाफाश कर दिया। लेकिन सवाल है, चंडीगढ़ में बेईमानी से मेयर पद पाने का असली मुजरिम है कौन? मसीह का बॉस कौन है? मसीह किसके इशारे पर लोकतंत्र का चीरहरण कर रहा था? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मसीह के आका पर कोई एक्शन लिया जाएगा? अनिल मसीह को सजा दी जाएगी? अपराधी कितना भी तेज क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथ और सीसीटीवी कैमरे की तेज आंखों से बच नहीं सकता। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल की पुकार है कि अब राजनीतिक दल आगे आए, मसीह के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाएं, ईमानदारी के प्रति अपने अभियान को और मजबूती दें।
पब्लिक इंटरेस्ट में आप पटियाल आपको किसान आंदोलन के अंदर की खबर बताएगा। पहले दिन से ही किसान आंदोलन के बारे में पटियाल हर खबर आपको सबसे पहले दे रहा है। लेकिन पहले मुझसे आपको एक बात करनी है। गालिब का एक शेर है, ताउम्र ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। आप कहेंगे पटियाल शायरी के मूड में है। ये मूड मेरा नहीं है, किसानों का है, जिन्हें सरकार ने एमएसपी का मिनी मॉडल दिया और उस पर अब महाभारत छिड़ने की पूरी आशंका है। कल किसानों ने 23 की जगह 5 फसलों पर एमएसपी का सरकारी ऑफर ठुकरा दिया। अब किसान अपने पिंड नहीं लौटेंगे, 21 फरवरी को दिल्ली जाएंगे। पंजाब हरियाणा के किसानों को यूपी किसान यूनियन का भी साथ मिला है। ट्रैक्टरों के मुंह दिल्ली की तरफ मुड़ गए हैं। किसानों ने बड़ी तगड़ी तैयारी कर ली है। हर बाधा को तोड़कर आगे बढ़ने की तैयारी हो रही है। सारी तैयारी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज पटियाल के पास हैं, वो आपको दिखाएंगे भी। लेकिन इस खबर को लगातार देख रहे दर्शकों के मन में कुछ अहम सवाल होंगे, उनका जिक्र करना यहां बहुत जरूरी है। एमएसपी पर लीगल गारंटी का मतलब क्या है? एमएसपी पर कानून का क्या मतलब है? 23 फसलों पर पहले ही एमएसपी है, सरकार गारंटी देती है, तो क्या किसान देश के कुल कृषि उत्पादन की खरीद की गारंटी मांग रहे हैं? कुल उत्पादन खरीदने के लिए सरकार की क्या सीमा है? सरकार ने 5 फसलों पर फुल गारंटी का पासा फेंका, लेकिन किसान चाल समझ गए। खासकर पंजाब हरियाणा के किसानों को आभास हो गया कि सरकार की कॉन्ट्रैक्ट वाली अंगीठी में उनकी दाल नहीं गलने वाली। सरकार अभी डिफेंसिव मोड में है, लेकिन किसान फ्रंट फुट पर खेलने के लिए रेडी हो चुके हैं। किसानों ने कह दिया है, खून खराबा होगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि बंदूक हमारे हाथों में नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों में है। तो क्या यह एमएसपी पर महासंग्राम का सिग्नल है? मान लीजिए एक तो डाइवर्सिफिकेशन के तहत बीज लेगा और एक इधर पहले से ही उसी फसल को बीज रहा है, तो उसको तो कोई लाभ ना होगा। उसकी तो वो छोड़ देंगे कि भाई आप तो डाइवर्सिफिकेशन में नहीं आता, डाइवर्सिफिकेशन में तो वो ये आया है। तो ये सरकार की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। सरकार पूरे देश के किसानों के साथ है। सरकार ने उनको एमएसपी पे ऑप्शन दिया था, अभी भी उनकी कुछ मांगे हैं, अभी भी बहुत सारी मांगों पर उन्होंने बात नहीं की है, लेकिन सरकार बिल्कुल किसानों के साथ खड़ी है। जो मीटिंग में प्रस्ताव रखा जाता है, पीसी में और बात बोली जाती है। सरकार ने जो बात कही थी कि अन्य मांगों पर हम विचार करके बताएंगे, तो पहले वो बताए, नहीं तो आगे बढ़ने की हमारी मजबूरी होगी। कानून व्यवस्था बनाए रखना ही सरकार का एक सर्वोपरि दायित्व है। तो यदि उसमें सरकार को लगता है कि स्थिति बेकाबू हो सकती है, यदि बिल्कुल खुले तरीके से छोड़ दिया, तो वो उनकी सोच है। यानी किसान झुकेंगे नहीं और रुकेंगे नहीं। सरकार और किसानों के बीच पेच कहां फंसा है? सरकार और किसानों के बीच बात क्यों नहीं बन पा रही है? पटियाल पब्लिक इंटरेस्ट में इसका भी पूर्ण परीक्षण करेगा। सबसे पहले देखिए विरोध की दीवार है कहां पर। सरकार कहती है गेहूं, धान, मक्का, कपास और 3 दालों पर खरीद की गारंटी देने के लिए हम तैयार हैं। किसान 23 फसलों के कुल उत्पादन की खरीद पर कानूनी गारंटी चाहते हैं। सरकार कहती है कि जैसे गेहूं और चावल एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदता है, उसी तरह तीनों दाल, मक्का और कपास को कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेफेड और एनसीसीएस राज्य सरकारों के कॉन्ट्रैक्ट के जरिए खरीद लेंगे। अभी सरकार 23 फसलों पर खरीद का कानून बनाने की स्थिति में नहीं है। किसान कहते हैं जिन 23 फसलों पर सरकार एमएसपी देती है, उन सब फसलों की खरीद के लिए कानून बनाए, ताकि किसान की 23 फसलों को सरकारी एजेंसियां एमएसपी पर ही खरीदे। ये दीवार टूटती नहीं दिखती। इससे आगे जाए उससे पहले हम आपको किसानों के दिल्ली मार्च की तैयारी दिखाते हैं।
किसान आंदोलन का रुख बदलने वाली पहली तस्वीर देखी। ट्रैक्टर पर लगे बड़े बड़े पंखे, और जब ये पंखे चलेंगे तो सिक्योरिटी फोर्सेस के आंसू गैस के गोले धुआं धुआं हो जाएंगे। इधर गोला गिरेगा, उधर पंखा गोले की हवा निकाल देगा। जब आंसू गैस के गोले जो है वो कल छोड़े जाएंगे तो वो आंसू गैस के धुएं को जो है वो दूसरी साइड में करने के लिए ये बड़े पंखे जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। जो गैस के वो गोले छोड़ रहे हैं वो धुआं आंखों में माता डाल, इसलिए जेल आकर है। किसान आंदोलन का रुख बदलने वाली दूसरी तस्वीर देखिए। लोहे का ये पंजा जब बोल्डर पड़ेगा तो दिल्ली कूच का रास्ता बनेगा। टैंक की तरह दिखने वाली ये जेसीबी बहुत खास है। स्टील और लोहे के पहियों से लैस है। आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए चारों तरफ लोहे की चादर और जालियां लगी है। शंभू बॉर्डर पर ऐसी दो हाईटेक जेसीबी मशीन मोर्चा संभाल चुकी है। देख सकते हैं आप कैसे तैयारी जो है की जा रही है। और बता दें, ये जो पोकलैंड मशीन लाई है ये फोर्टिफाइड है, इसमें मेटल लगा है ताकि जो शख्स इसको चलाएंगे उनको गोलियों का, आंसू गैस का कोई असर ना हो। जेसीबी का जो टायर है उस जेसीबी के टायर पर भी इसी तरीके से जो है वो स्टील की जो मोटी चादर है वो यहाँ पर जो है वो वेल्डिंग की गई है यहाँ पर, और ताकि जो है वो इस पूरी मशीन को जो है वो मजबूती मिल सके। किसान आंदोलन का रुख बदलने वाली तीसरी तस्वीर और भी पावरफुल है। किसानों के दिल्ली कूच की राह में आंसू गैस के गोले दुश्मन बनकर खड़े हैं। ये बोरियां देखिए। शंभू बॉर्डर पर इनकी भरमार है। पता है क्यों? क्योंकि उधर से आंसू गैस का गोला चलेगा और इधर इन गीली बोरियों से किसान गोले का दम निकाल देंगे। देखिए, जहां आपकी नजर जाएगी वो इसी तरीके के जो बोरे हैं, जो टाट के बोरे हैं, वो आपको जो है वो दिखाई देंगे। और इसको जो है ना सिर्फ आंसू गैस के जो गोले आएंगे उस पे डालने की तैयारी है, बल्कि अपने सर पे, अपने माथे पर और आंखों को भी गीला करेंगे जो है वो इसी तरीके से। ये मास्क है हमारे, हम आर्टिफिशियल नहीं है, हम रियल हैं। रियल जो किसान होता है, जो पैली में काम करता है, उसको जब धूल मिट्टी और हम जब तूड़ी समझते हैं आप क्या होती है, जो चारा बनता है पैलियों में, जब वो हम काम करते हैं तो हमारे पास यही मास्क होते हैं। गजब की तैयारी है। महिला किसान बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने लंगर लगाया है। गन्ने का जूस पिलाया जा रहा है। ताकत जुटा ली है, हिम्मत बढ़ा ली है, तैयारी कर ली है। अब कल का सूरज नई किसानों की नई दहाड़ देखेगा। किसानों का प्रण अटल है। दिल्ली जाएंगे, जरूर जाएंगे। उधर किसानों की मोहलत खत्म हो रही है और इधर किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान आया है। अर्जुन मुंडा ने कहा है कि हम सब मिलकर संवाद से समाधान निकालेंगे। ये कृषि मंत्री की बड़ी बात आई है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा है कि देश के लोग शांति चाहते हैं, क्योंकि कल किसान दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं, इसलिए ये अहम बयान हो जाता है कृषि मंत्री का। कृषि संवाद से समाधान की तरफ ले जाना है, उसमें शांति और वार्ता लगातार जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। देश के लोग भी शांति चाहते हैं, हम सब शांति चाहते हैं, और सभी खुशहाली के लिए ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढे। सही कहा कृषि मंत्री ने कि देश की खुशहाली के लिए सब शांति चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। और पटियाल की ये अपील है आप सब लोगों से कि हिंसा कहीं भी नहीं होनी चाहिए, शांति बनाए रखें। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि किसानों का मसला आखिर हल कैसे होगा, इसको कैसे आसानी से शांतिपूर्वक ढंग से इसका समाधान करना है। सरकार इसके लिए भी कोई नया फॉर्मूला निकाले ताकि बातचीत चलती रहे। किसानों के तेवर अभी तल्ख हैं और तैयारी तगड़ी। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर पर नया बखेड़ा खड़ा हो गया। किसानों के समर्थन में पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस पर ही दावा बोल दिया। खट्टर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। पूछा गया, शंभू बॉर्डर पर निहत्थे किसानों पर सिक्योरिटी फोर्सेस आंसू गैस के गोले क्यों छोड़ रही हैं? पुलिस से भी हाथापाई हो गई वहां पर। चंडीगढ़ पुलिस ने क्या किया फिर? कई लोगों को जो प्रदर्शन कर रहे थे सीएम हाउस के बाहर, उनको हिरासत में ले लिया। प्रोटेस्ट करना आए हैं क्योंकि
ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਨਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਲੱਗੀ ਆ ਮੋਦੀ ਦੀ ਔਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪੈਲਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ और इसलिए ਅਸੀਂ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। परगट सिंह को आपने हॉकी के मैदान में देश के लिए गोल करते हुए देखा होगा, लेकिन अब पंजाब के किसानों के लिए हरियाणा की पिच पर खेल रहे थे और गोल किस तरफ जाएगा शायद ये पुलिस को ही मालूम होगा। 8 दिन और 4 बैठकों के बाद बात घूम फिर कर MSP के मुद्दे पर जाकर अटक जाती है। हम भी 3-4 दिनों से यही बात कर रहे हैं, जिसके लिए किसान कानूनी ढाल यानी MSP पर कानूनी गारंटी मांग रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी वाले कानून की डिमांड इसलिए है ताकि किसान की हर फसल MSP पर बिके। MSP से कम पर उत्पादन की खरीद गैर कानूनी होगी। सवाल है कि MSP पर लीगल गारंटी से होगा क्या? इसका जवाब है हर फसल MSP पर ही बिके। कम दाम पर अगर बिक्री होगी तो वो गैर कानूनी यानी कानूनन नहीं होगा। सवाल दूसरा एक और भी है कि MSP पर कानून का मतलब क्या है, यानी कानून क्यों चाहते हैं? जवाब है पूरी उपज की खरीद की जाए और सरकार किसान से कुल उत्पादन जितना भी हो उसे खरीदे। तीसरा सवाल, फसल खरीद की सरकारी सीमा क्या है? जवाब है अभी कोई खरीद सीमा तय नहीं है। सरकार पूरी उपज खरीद के लिए बाध्य नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट में एक और सवाल है जो आप भी जानना चाह रहे होंगे और आपके मन में भी होगा। अगर किसानों की सारी मांगे मान ली जाएं तो क्या महंगाई बढ़ जाएगी? पटियाल रोज आपसे कहता है मैं हर मामले का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन सटीक जानकारी आपको देना मेरा फर्ज है। जानकार मानते हैं महंगाई बढ़ेगी या नहीं, ये जानकारों से ही पूछते हैं। 5वां राउंड जब बैठेगा तो मुझे लगता है बातचीत से हल निकल आएगा, और वो इसलिए निकल आएगा क्योंकि कॉटन पे, पल्सेस पे, इस पे जो है और शुगर पे कॉमर्स मिनिस्टर ने बड़ा खुल के कहा है कि आप भाई जितना उत्पादन कर सकते हो हम 100% बाई करने का अगले 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देने को तैयार हैं। तो इसमें जो लीगालिटी का इशू है वो शामिल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होगा लेकिन सरकार पे बाइंडिंग होगा, तो इसलिए किसानों को ये ग्रुप्स को लगेगा कि भाई जो मिल रहा है कोड ऑफ कंडक्ट कहीं लागू हो जाए, वो भी ना मिले तो उससे पहले इसको ले लो। लेकिन अगर कहीं पॉलिटिकल एलिमेंट इसमें ज़्यादा हुए और किसानों का खुद का दबाव बढ़ गया तो जो पॉजिटिविटी है भी उस पर एक कदम आगे बढ़ेंगे, 2 कदम पीछे हो सकते हैं। ये रिस्क एक बनी हुई है। पिछले 7 दिन से 3 चीजें सुर्खियों में है। पहला किसान, दूसरी MSP और तीसरी सरकार। आप भी रोज समाचार पत्र पढ़ते होंगे, खबरें भी देखते हैं। MSP पर सरकार लीगल गारंटी देने से क्यों बच रही है? आज पटियाल आपके इसी टेढ़े सवाल को आसान भाषा में समझाएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट क्या बताती है? वो रिपोर्ट कहती है सरकार कृषि के जिस क्षेत्र को जितना सपोर्ट करती है वहां ग्रोथ उतनी ही कम है, और जहां पर सरकार का समर्थन नहीं है वहां पर ग्रोथ ज्यादा है। आप आसानी से समझ सकें इसलिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल ग्राफिक्स बनवाया है, उसकी नजर से देखिए। अब सरकार MSP बढ़ाने के सरकार के खिलाफ क्यों है? क्यों MSP बढ़ाना नहीं चाहती सरकार? ये आपकी स्क्रीन पर देखकर अब आपको समझ आएगा। मछली पालन का हाल देखें तो इसे सरकार से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन इसकी ग्रोथ कितनी है? 8.97%। दूध क्षेत्र में सरकार से थोड़ा ही समर्थन है, लेकिन ग्रोथ रेट कितना है? 5.84%। अगर सब्जी फल की बात करें तो इसमें MSP नहीं है, सरकार का समर्थन भी ना के बराबर है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी ग्रोथ कितनी है? 3.47% से ऊपर। अब इससे ठीक उल्टा, जिन फसलों पर सरकार MSP दे रही है, सब्सिडी दे रही है, उनमें ग्रोथ कम है। बताते हैं आपको कैसे। चावल, गेहूं, गन्ना और कपास की बात करते हैं तो पिछले 10 साल में सिर्फ 1.39% ग्रोथ हुआ है उनमें। और दूसरी बात, मोटा अनाज जैसे दाल, तिलहन की ग्रोथ MSP मिलने के बावजूद भी कितनी है? 2.44%। शायद यही वजह है कि सरकार MSP पर लीगल गारंटी देने के पक्ष में नहीं है। MSP की हकीकत क्या है? पटियाल आपके लिए इसका भी जवाब ढूंढ कर लाया है। जिन 23 फसलों पर सरकार MSP देती है उनमें गेहूं और धान की FCI राज्य स्तरीय मंडी बोर्ड के माध्यम से खरीद करता है।
गन्ने की बात करें तो राज्य सरकार के जरिए चीनी मिलें गन्ना खरीदती हैं, जो भी किसान उगाता है उसे। कपास के उत्पादन पर 25% हिस्सा केंद्र खरीदता है, बाकी कपास किसान खुले बाजार में बेच देता है। सरकार ने एमएसपी पर जो मिनी पैकेज दिया उसमें कहा कि कपास का पूरा उत्पादन सरकार खरीद लेगी और 3 दालों को एनसीसीएफ खरीदेगा, नेफेड खरीदेगा। बाकी 18 फसलों पर सरकार ने कोई गारंटी नहीं दी है खरीद की। किसानों का एक और दर्द है, पंजाब की मंडियों में एमएसपी की प्रक्रिया ठीक है, इसलिए बाहर के राज्यों का अनाज पंजाब की मंडियों में बिकने के लिए पहुंच जाता है। इससे पंजाब के किसानों को घाटा होता है, जैसे कोरोना के वक्त हुआ था। पंजाब के कुल अनाज के उत्पादन से ज्यादा फसल पंजाब की मंडियों में बिकी, तब भी बवाल हुआ था। मुझे याद है, कहा गया था कि 185 लाख टन अनाज पंजाब में पैदा होता है और बिका कितना था? 2,02,000 टन। भाई 17 लाख टन फालतू पंजाब की मंडियों में कोरोना के दौरान कैसे आ गया? इस बात को लेके अब सीबीआई जांच तक हो रही है। कई बड़े लोगों पर गाज आई। बड़े राज्यों में एमएसपी पर कितना अनाज खरीदा जाता है, इसके आंकड़े भी मैंने आपको जुटा कर दिए हैं। 2020-21 की बात करें, पंजाब हरियाणा के 201 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। एमएसपी पर कीमत कितनी थी? 39,000 करोड़ रुपए थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे 13 राज्यों में सरकार ने 189 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा। एमएसपी पर कीमत 36,000 करोड़ रुपए थी। यानी 13 राज्यों के मुकाबले पंजाब हरियाणा से 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा का गेहूं एमएसपी पर खरीदा गया। अब धान की बात कर लेते हैं। पंजाब हरियाणा से सरकार ने 49,000 करोड़ रुपए का 260 लाख मीट्रिक धान खरीदा था। अन्य 20 राज्यों से 1,15,000 करोड़ की कीमत पर 610 लाख मीट्रिक टन जो है वो धान खरीदा गया। यही वजह है कि सरकार एमएसपी पर किसानों को फुल गारंटी देने से कतरा रही है। लेकिन मसले का हल तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि किसान भरोसे की गारंटी पर अब मानने वाला नहीं है। दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज की गिनती देश के प्रतिष्ठित एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होती है, लेकिन इस इंस्टीट्यूट का आज हम नाम क्यों ले रहे हैं? कॉलेज के प्रिंसिपल के हस्ताक्षरित एक फैसले को लेकर। सेंट स्टीफंस के 120 छात्रों को भविष्य के लिए एक सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि उनके एग्जाम का क्राइसिस हो गया है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जनवरी के महीने में कॉलेज की मॉर्निंग असेंबली में शामिल नहीं हुए थे। 3 दिन पहले 17 फरवरी को सेंट स्टीफंस में फर्स्ट ईयर के 120 छात्रों को प्रिंसिपल ऑफिस से एक ईमेल आया, जिसमें स्टूडेंट्स को दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया और उन्हें कॉलेज से निकलने की चेतावनी भी दे दी गई। क्यों दी गई कॉलेज से निकालने की चेतावनी? 4 फरवरी को ही प्रिंसिपल जॉन वर्गीस की तरफ से ईमेल के जरिए नोटिस भेजकर स्टूडेंट्स को अपना जवाब देने के लिए प्रिंसिपल जॉन वर्गीस के सामने पेश होने का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। लेकिन जब स्टूडेंट ने ऐसा किया नहीं, तो 17 फरवरी को प्रिंसिपल ऑफिस के एक और नोटिस जारी हो गया, जिसमें लिखा था कि अगर आपके ध्यान में यह लाना बहुत जरूरी हो गया कि सुबह की सभा में कम उपस्थिति के संबंध में आपको प्रिंसिपल से मिलने का पूर्व अनुरोध किया गया था। दुर्भाग्य से हमने नोट किया है कि आप अनुरोध के अनुसार प्रिंसिपल के कार्यालय को रिपोर्ट करने में असमर्थ थे। अफसोस की बात यह है कि इस अनुरोध का अनुपालन ना करने के कारण मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि निलंबन के परिणाम स्वरूप छात्र को आगामी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कृपया यथाशीघ्र प्रधानाचार्य से मिलने की सुनिश्चित करें। यह सेंट स्टीफंस कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से भेजा गया है एक्सक्लूसिव ईमेल है प्रिंसिपल का, जो सिर्फ कॉलेज के सस्पेंड किए गए छात्रों और एबीपी न्यूज के पास मौजूद है, जिसमें प्रिंसिपल जॉन वर्गीस के पीए की तरफ से छात्रों और उनके माता पिता को यह ईमेल भेजा गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह इस विवाद की पड़ताल करने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफंस कॉलेज पहुंची, जहां फर्स्ट ईयर के वो छात्र भी मिले जिन्हें मॉर्निंग असेंबली में गैर हाजिर रहने पर सेंट स्टीफंस कॉलेज के प्रिंसिपल जॉन वर्गीस की तरफ से सस्पेंड करने और परीक्षा में नहीं बैठने का यह नोटिस भेजा गया है।
पहले हमें जो नोटिस आया उसमें ये लिखा हुआ था कि जनवरी महीने में आपकी अटेंडेंस काफ़ी कम है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपको एक पेरेंट्स के साथ मीटिंग फ़िक्स करानी पड़ेगी उन्हें। क्योंकि उस समय मैं घर पे था तो ये पॉसिबल नहीं था, तो मैंने उसे एक सॉर्ट ऑफ मेल को इग्नोर ही कर दिया। उसके बाद मुझे सेकंड मेल आता है सैटरडे को 17 फेब को, जिसमें ये लिखा है कि क्योंकि आपने अपॉइंटमेंट फ़िक्स नहीं की इसलिए आपको सस्पेंड किया जाता है और आपको सेकंड सेम का एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा। और अभी उस पर ये लिखा गया है कि आपको दोबारा अपॉइंटमेंट फ़िक्स करनी हो। पेरेंट्स को बुलाया गया है या फिर लोकल गार्जियन अगर आपके हैं तो वो आ सकते हैं, उसमें लिखा है। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ये नोटिस मिला है? अबाउट 120 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये नोटिस मिला है। मैं सेकेंड ईयर में हूँ तो हमारे टाइम पे ऐसा नहीं करा गया था। ये था अटेंडेंस रखी जाती है क्लास वाइज और असेंबली की, और उसके हिसाब से क्या कहते हैं फाइनल के टाइम पे आपकी अटेंडेंस अगर 66 से ज़्यादा है तो आपको अलाउ कर दिया जाता है। ये स्टीफेंस का रूल है कि आपको मॉर्निंग असेंबली अटेंड करनी है, और बट सस्पेंड करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दैट। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज को ईसाई अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा हासिल है। जिन छात्र छात्राओं को सस्पेंड किया गया है उन्होंने बताया कि कॉलेज की मॉर्निंग असेंबली में स्टूडेंट्स की अटेंडेंस के बाद ईसाई धार्मिक ग्रंथ के हिस्से पढ़ाए जाते हैं और फिर प्रिंसिपल अपने उपदेश में धर्म ग्रंथ के मतलब समझाते हैं। लेकिन असेंबली के छात्रों को गैर हाजिरी पर स्टीफेंस प्रशासन के इस कदम पर विवाद बढ़ा तो खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ कॉलेज सामने आ गए, जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि सिर्फ मॉर्निंग असेंबली में गैर हाजिरी को आधार बनाकर छात्रों को सस्पेंड करना और परीक्षा में बैठने से रोकना सरासर ज्यादती है। बात है कि मॉर्निंग असेंबली में कोई पार्टिसिपेट करे या ना करे, इसी की बेसिस में किसी को पनिशमेंट देना ये ठीक नहीं है, डिसिप्लिनरी एक्शन में नहीं आता है। अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में कोई स्टूडेंट अगर इन्वॉल्व होता है तो वह अपने डिसिप्लिनरी एक्शन ले, इसके तो है। लेकिन आपने किसी भी इस तरह से कार्यक्रम में अगर स्टूडेंट अगर पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज चॉइस। ये इस तरह का एक्टिविटीज़ तो अलाउड नहीं है, और कॉलेज अथॉरिटी को भी ये थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। इस तरह से एक्टिविटी बिना अननेसेसरी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे देश के सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक है जहां पर स्टूडेंट्स पूरी कोशिश करते हैं एडमिशन पाने की, लेकिन एडमिशन पाने के बाद आप देखिए किस तरह से जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो बनाए गए हैं, जिससे स्टूडेंट्स बेहद परेशान हैं, बेहद पैनिक कर रहे हैं। ऐसा कोई भी रूल या कहीं नियम दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नहीं दिया गया है, यानी विश्वविद्यालय की तरफ से ऐसा कोई नियम जारी नहीं किया गया है। उन तमाम छात्रों को अपने पेरेंट्स को लाने के लिए बोला गया है, प्रिंसिपल से मिलने के लिए। कहीं ना कहीं माफ़ी मांगने का दौर चल रहा है प्रिंसिपल के सामने। जो माँ बाप हैं वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि उनके बच्चों का भविष्य यूं अधर में ना लटका जाए। सेंट स्टीफेंस, एएमयू और जामिया यूनिवर्सिटी की तरह देश के कई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा हासिल है। संविधान का अनुच्छेद 25 क्या कहता है, उसी में अल्पसंख्यक के दर्जे को लेकर और बाकी चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। अनुच्छेद 25 अल्पसंख्यक संस्थानों में धार्मिक आस्था के प्रदर्शन और आयोजन की आजादी देता है, चाहे वो किसी भी धर्म या मजहब से जुड़ी संस्था हो। लेकिन उसी संविधान में धार्मिक आजादी के लिए अनुच्छेद 28(3) भी है, जिसमें यह स्पष्ट है कि धार्मिक आयोजनों और कार्यक्रमों में किसी के शामिल होने की अनिवार्यता भी नहीं है। यही आजादी सेंट स्टीफेंस कॉलेज के उन छात्र छात्राओं को भी हासिल है जिसकी अनदेखी करते हुए स्टीफेंस कॉलेज प्रशासन ने उन्हें परीक्षा से रोकने जैसा एक तरफा फरमान सुनाया है। चलिए अब बिहार की बात कर लेते हैं। पिछले 1.5 साल में बिहार सरकार ने 2 लाख शिक्षकों को नौकरी दी है। ट्रेनिंग के बाद स्थायी शिक्षक स्कूलों में पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिहार के ही अस्थायी शिक्षक भी हैं जो अब तनाव में हैं। तनाव किस चीज़ का है और हो भी क्यों ना हो, ये आपको बताना है। 10-15 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं ये अस्थायी टीचर। लेकिन दिसंबर 2023 में बिहार सरकार ने फरमान जारी कर दिया, संविदा टीचर्स को अपनी पढ़ाई वाली पात्रता साबित करनी होगी। 26 फरवरी को अब संविदा टीचर्स का पात्रता टेस्ट होना है, जो कंपलसरी है। ना तुम सदमे हमें देते
न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सरबस्ता, न यूं रुसवाइयाँ होती। हम लोगों की परीक्षा को स्थगित करते हुए हम लोगों को नियमित राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। लोगों की नौकरी का 17 साल हो गया और 17 साल से परिवार, पति, बच्चों से दूर रह रहे हैं। ऐसा कब तक होगा? क्या जिंदगी भर एग्जाम ही देते रहेंगे? सरकार का मनसा ही नहीं है। ऑलरेडी हम लोग जो है सक्षम है और परीक्षा देकर के हम लोग आए हैं, जिसके कारण हम उसके विरुद्ध में है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार को यह जवाब देना होगा कि जब हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं थे तो इतनी सारी एग्जाम आपने ली क्यों? सरकार के द्वारा जबरदस्ती हम लोग को क्षमता परीक्षा ला करके छटनी करने का हम लोग को साजिश रचा जा रहा है। बस हमारी मांग एक है कि बिना शर्त राजकर्मी के दर्जा दिया जाए, उससे पहले कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार के संविदा टीचर्स पात्रता परीक्षा देने से डर क्यों रहे हैं? टीचर की मांग है क्या? दरअसल संविदा टीचर्स का कहना है कि वो पिछले 10-15 साल से पढ़ा रहे हैं, इसलिए वो परीक्षा क्यों दें? टीचर्स का कहना यह भी है कि उन्हें बिना परीक्षा के ही राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। जो सुविधा परमानेंट टीचर्स को मिलती है वो सुविधा संविदा टीचर्स को भी दी जाए। आपको ये भी बता दूं, साल 2006 में नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने ही बिहार में टीचर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने का फैसला किया था। इससे पहले बिहार में स्थायी टीचर ही भर्ती होते थे, अस्थायी नहीं होते थे भर्ती। इस परीक्षा के बाद यह फैसला हो गया। बिहार के करीब 3.5 लाख संविदा टीचर्स हैं। बिहार सरकार ने दिसंबर महीने में यह आदेश जारी किया था 2023 के। ये जो 730 दिन जो मातृत्व से लेके शिशु पालन अवकाश मिलता है वो सरकारी कर्मियों को ही देय होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियोजित शिक्षकों के सरकारी शिक्षक होने का रास्ता भी बना ही दिया है। ये लोग भी सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। हमने उत्तर में स्पष्ट कहा है कि जो सरकारी शिक्षक हैं उनको 730 दिन का जो मातृत्व से लेके शिशु देखभाल अवकाश मिल रहा है, बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों को भी मिल रहा है और नियोजित शिक्षक जैसे ही सरकारी शिक्षक हो जाएंगे उनको भी उपलब्ध हो जाएगा। तो ये शिक्षकों के बारे में वो डिपार्टमेंट में उसने कर दिया था कि 9 बजे से 5 बजे, तो हमने पहले ही कहा कि 9 बजे से 5 बजे तक नहीं होना चाहिए, ये तो 10 बजे से 4 बजे होना चाहिए, ये हमने कहा है। और अगर अभी उसको नहीं माना है, अरे तो आप लोग देख रहे थे, कहते ना भाई कि आपका बतवा नहीं माना। अभी आप बोल रहे हैं, पहले आप ही लोग देख रहे थे, कहते क्यों नहीं सुना, तो उसी समय हम करते। अगर अभी नहीं सुना है, आज ही हम तुरंत बुला करके बात करेंगे। मंत्री जी ने खुशखबरी के संकेत दे दिए हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में अब आपके वो कमेंट्स जो आपने हमें कल के शो पर भेजे हैं। सबसे पहले रमेश मल्होत्रा क्या लिखते हैं, सीधी बात और मतलब की बात आप करते हैं और जनता के इंटरेस्ट की बात करते हैं, बस इसीलिए 9 बजे एबीपी न्यूज़ लगाते हैं सर। शुक्रिया मल्होत्रा साहब आपका बहुत बहुत। और अब वक्त हो गया मेरे जाने का। आज पब्लिक इंटरेस्ट में इतना ही। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात। शुभ रात्रि।